नमस्कार साथियों, ओम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस कार्यक्रम के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। मित्रों, आप लोगों से सुझाव के क्रम में हमें एक विषय पे कई छात्रों का ये सुझाव आया कि सर अपने अगले टॉपिक पे हम लोगों को समास पे चर्चा आप करें, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज आइए हम लोग हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास का अध्ययन करेंगे, जिसके प्रश्न जो हैं वो लगभग हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन हिंदी के पेपर में इसके रहते ही हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। सरल सा टॉपिक है, लेकिन क्या होता है कि कई चीज़ों को लेकर के इसमें लोगों के मन में उत्तर को लेकर के कई प्रकार का मतभेद रहता है, थोड़ी सी जानकारी के अभाव में। तो आइए आज हम लोग इसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन के बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत आसानी से क्या हम लोग इसके प्रश्नों के जो भी प्रश्न होते हैं उसके उत्तरों को हम लोग आसानी से इसको निकाल पाएंगे और बहुत ही आसानी पूर्वक सुविधा से इसको कर पाएंगे। तो आइए हम लोग मित्रों आज स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक समास। तो समास का अध्याय स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि इसके प्रश्न जो हैं वो पेपर में किस तरीके से पूछे जाते हैं या किस तरीके से बनते हैं। तो मित्रों, समास को देखने से पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं कि पेपर में इसको किस तरीके से पूछा जाता है। तो पेपर में प्रश्न के दृष्टिकोण से अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रश्न में एक तो इसका हो जाता है सामान्य परिचय, एक तो इसका हो जाता है सामान्य परिचय कि आपसे सामान्य परिचय के अंतर्गत पूछ लेगा कि समास की परिभाषा क्या है या इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है, या यह किस प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। तो एक इस तरीके के क्वेश्चन हमारे इसके सामान्य परिचय के अंतर्गत आ जाते हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जो प्रश्न होते हैं पेपर में वो इसी से पूछ लिए जाते हैं, मतलब वो समास के टॉपिक के अंदर जाते ही नहीं कि समास कितने प्रकार का है या समास निम्न दिए गए शब्दों में कौन सा समास है या समास का प्रकार बताइए। इस तरीके के क्वेश्चन में जाकर के कभी कभी क्या होता है बहुत ऊपर से क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं समास के प्रकार का और दिए गए शब्दों में समास का अध्ययन करते रहते हैं और ये बहुत सरल सी बहुत छोटी सी चीज़ जो होती है वो क्या कहते हैं अध्ययन के अभाव के कारण हम लोग इस तक नहीं जान पाते हैं। तो एक हम लोग इसको छोटा सा 5-6 पॉइंट के अंतर्गत हम लोग देख लेंगे कि इसका सामान्य परिचय क्या होता है, इसका हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन कर लेंगे। दूसरे प्रकार का मित्रों जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसमें पूछा जाता है कि समास दिए गए शब्द में समास दिए गए शब्द में समास, यानी आपके सामने कोई एक शब्द दे देता है और आपसे उसमें क्वेश्चन करता है कि इस दिए गए शब्द में कौन सा समास है, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप देखें आपको अनसॉल्व में विभिन्न परीक्षाओं में इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं कि आपके सामने क्या हुआ, एक प्रश्न दे देगा, जैसे मान लीजिए कोई भी शब्द आपके सामने दे दिया, जैसे मान लीजिए उसने दे दिया आपको देशभक्त में कौन सा समास है, तो उसके वो 4 ऑप्शन आपको दे देगा और उस 4 ऑप्शन में से पूछेगा कि इसमें से सही ऑप्शन का आप चयन करें। तो एक इस प्रकार का आपका क्वेश्चन इससे हो जाता है और इसी से मिलता जुलता उसको भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं या बांट सकते हैं। इसी से मिलता जुलता उसमें क्या करता है समास का नाम न दे करके क्वेश्चन उल्टा कर देता है और उसमें क्या करता है आपको, जैसे यहां पे दिया गया कि दिए गए शब्द में कौन सा समास, यानी समास पूछ रहा है, यहां पे आपको पूछ लेगा कि समास का नाम दे देगा और उसमें पूछेगा कि किस शब्द में यह समास है, यानी आपको समास का नाम दे करके और ऑप्शंस में पूछेगा कि किस शब्द में यह पूछा गया है, किस शब्द में यह समास आपका होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और उसमें से आपको एक प्रश्न उत्तर का चयन करना होगा। तो हम लोग जब देखेंगे मित्रों तो समास के टॉपिक में इस ही 3 प्रकार से आपके प्रश्न बनते हैं, इन्हीं 3 प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं। एक तो क्या करेगा वो आपका सामान्य परिचय पूछ लेगा कि जैसे समास है तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है,
समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या मान लीजिए जैसे हम लोगों ने संधि में पढ़ा था कि संधि की परिभाषा क्या होती है या वर्णमाला। तो यहां पे आपसे पूछ सकता है कि समास किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, या फिर उसका विलोम क्या होता है, उसका विलोम क्या होता है। तो इस तरीके की जो 2-4-5 पॉइंट होंगे, जो प्रमुख बिंदु होंगे, वो हम लोग इसके सामान्य परिचय के अंतर्गत पढ़ लेंगे। ठीक है ना मित्रों। इसी प्रकार ये हो गया आपका दूसरा, दिए गए शब्द में समास कौन सा है, यानी एक शब्द देकर के आपसे पूछेगा कि आप इसमें समास बताइए, या आपको समास दे देगा और पूछेगा किस शब्द में ये समास आपका है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार की प्रश्नों की जो संभावनाएं हैं वो हमारे सामने आती हैं। तो मित्रों, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये महत्वपूर्ण है कि उसका पेपर क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा, किस तरीके से उसका प्रश्न हमारे सामने रखा जाएगा, तो उसको हम लोग जान लें तो हम लोगों के लिए पढ़ना काफी आसान हो जाता है। हम इसी के अंतर्गत अपने पूरे के पूरे अध्याय को पढ़ेंगे, इन्हीं 3 पॉइंट्स के अंतर्गत देखते हुए। ठीक है मित्रों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना समास का टॉपिक। देखिए, समास, ठीक है। तो पहला कि जैसा कि हमने आपको चर्चा किया कि समास का सामान्य परिचय, समास का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि हम लोग इसको देखते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ। ठीक है। तो मित्रों, इस समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण। क्या होता है? संक्षेपण। संक्षेपण का सामान्य शब्दों में अगर हम अर्थ जाने तो संक्षेपण को हम लोग बोलते हैं छोटा करना, छोटा करना, छोटा करना। यानी समास क्या है? समास मित्रों शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है, शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। जैसे हम लोगों ने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि संधि, तो संधि में हमने क्या किया था? तो संधि के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि संधि हमारी शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत हम किसको जोड़ते हैं? जिसके अंतर्गत हम लोग वर्णों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? वर्णों को जोड़ते हैं। इसी प्रकार मित्रों जो हमारी समास है, समास यह एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? जिसके अंतर्गत हम लोग शब्दों अथवा पदों को, शब्दों अथवा किसको? पदों को, शब्दों अथवा पदों को जोड़ते हैं। यानी शब्दों अथवा पदों को जोड़ करके हम क्या करते हैं? एक नए पद की रचना करते हैं। ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों को जोड़ करके नए पद को बनाने की प्रक्रिया ही, समझ पा रहे हैं? देखिए हम लोग फिर से देखते हैं, इसको कहते हैं क्या है कि समास क्या है? समास एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है? समास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों को क्या करते हैं? पदों को जोड़कर एक नए शब्द की रचना करते हैं। क्या करते हैं? एक नए शब्द की रचना करते हैं, एक नए शब्द की रचना। ठीक है ना। तो क्या होता है? दो शब्दों अथवा पदों को जोड़कर एक नया पद बनाना या एक नया शब्द बनाना ही क्या कहलाता है? ऐसी प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? समास कहलाती है। क्या कहलाती है? समास कहलाती है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपण। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपण। अब संक्षेपण का अर्थ क्या होता है? संक्षेपण का अर्थ होता है कि जब हमारे पास कोई दो शब्द, ध्यान से सुनिएगा इसको, कि जब हमारे पास कोई दो शब्द अथवा दो पद को हम इकट्ठा करते हैं या उनको जोड़ते हैं तो उनके मध्य में जो विभक्तियां प्रयोग होती हैं, जो विभक्तियों का प्रयोग होता है, उन विभक्तियों का क्या होता है? जोड़ने पे उन विभक्तियों का लोप हो जाता है, उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो उन विभक्तियों के लोप होने से उन दो शब्दों का जुड़ना ही क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण का मतलब क्या हुआ? देखिए दो शब्द हैं आपके पास, दो शब्द हैं आपके पास। देखिए जैसे हमने लिया, एक उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं।
उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिया गौशाला, गौशाला। अब देखिए यहां पे हमारे पास दो शब्द क्या है, यहां एक शब्द है गौ और दूसरा शब्द है शाला, है ना, दूसरा शब्द है शाला। अब यहां पे हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे गाय के लिए, गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला, है ना। तो देखिए यहां पे क्या है, यहां पे हमारा एक पद, एक शब्द क्या है गाय और दूसरा पद अथवा शब्द क्या है शाला। इसके बीच में देखिए हमारा क्या हो रहा है, ये एक पद प्रयुक्त हो रहा है, एक पद अथवा शब्द का समूह, ये एक पद के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो जब हमने क्या किया, इन दोनों शब्दों को क्या किया, आपस में जोड़ा, जब इन दोनों शब्दों को आपस में जोड़ा तो देखिए क्या हुआ, ये बीच का जो पद था, ये विभक्ति थी, इसका क्या हुआ, लोप हो गया, लोप हो गया और हमारे सामने एक नया शब्द आ गया गौशाला, जिसका अर्थ क्या है, वही अर्थ है जो इसका है गाय के लिए शाला। गौशाला का मतलब गाय के रहने का स्थान, गाय के लिए जो स्थान है वो क्या कहलाता है, गौशाला। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, इन दोनों पदों को जोड़ने पर, ठीक है, यहां से इसके बीच की क्या हुई, इसके बीच की जो विभक्ति है उसका लोप हो गया और हमें एक शब्द क्या मिल गया, गौशाला, हमें एक शब्द क्या मिल गया, गौशाला। तो यही प्रक्रिया जो हमारी कहलाती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संक्षेपण। क्या बोलते हैं मित्रों, संक्षेपण बोलते हैं, ठीक है ना, संक्षेपण बोलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है कि यानी जब हम समास में दो पदों को जोड़ते हैं, देखिए यहां पे एक पद क्या था, हम लोग चर्चा करते हैं, देखिए हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोगों ने यहां पे शब्द लिखा गौशाला, गौशाला, है ना। अब यहां पे हमारा एक पद क्या है, एक पद क्या था गाय और दूसरा पद शाला, या इसको क्या कहें हम लोग बोले, गौ, है ना, गौशाला, गाय अथवा शाला। यहां पे दो पद को हम लोग जोड़ रहे थे, तो यहां पे क्या हुआ कि यानी जब दो पदों को हम आपस में जोड़ते हैं, दो पदों को आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक नया पद प्राप्त होता है, हमें एक नया पद प्राप्त होता है। यह प्राप्त होने वाला नया पद जो हमारा होता है, इस पद को हम क्या कहते हैं, इस पद को हम कहते हैं सामासिक पद। क्या बोलते हैं, सामासिक पद, अथवा इसी को हम एक अन्य नाम से जानते हैं समस्त पद। तो पेपर में देखिए ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, आपसे परिभाषा के रूप में चार ऑप्शन देकर के आपसे पूछ सकता है कि समास में दो पदों के मिलने से, ठीक है, दो पदों के मिलने से प्राप्त होने वाले पद को किस नाम से जानते हैं। तो दो पदों के मिलने से जो हमें एक नया पद होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सामासिक पद अथवा समस्त पद। देखिए एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका पेपर में आ सकता है। पेपर में देखिए प्रश्नों की संभावनाएं हम लोग देखते हैं कि प्रश्न किस तरीके से हमारे सामने आ सकता है। तो देखिए ये भी तो समास के अंदर आपके लिए आ सकता है कि सामासिक पद क्या होता है। आपसे उसने एक प्रश्न रख दिया कि सामासिक पद अथवा समस्त पद क्या होता है और उसने उसके चार ऑप्शन रख दिए। तो आपको क्या आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि दो पदों के मेल से बनने वाला नया पद ही क्या कहलाता है, नया पद ही। इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, आप लोग लिख लीजिए। दो समास में, या लिखिए समास के फलस्वरूप, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, समास के फलस्वरूप, समास के फलस्वरूप प्राप्त होने नया शब्द अथवा पद जो होता है, शब्द अथवा पद जो होता है वही क्या कहलाता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका सामासिक पद अथवा समस्त पद कहलाता है। क्या कहलाता है, सामासिक पद अथवा समस्त पद कहलाता है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे क्या होता है
कि जब हम दो शब्दों को जोड़ रहे होते हैं, यानी शब्दों के मध्य से विभक्ति का लोप होना, यह प्रक्रिया हमारी क्या हुई? समास हुई। यह प्रक्रिया हमारी क्या हुई? समास हुई। तो मित्रों, आवश्यकता पड़ने पर क्या हम उन शब्दों को अलग भी कर सकते हैं या उन पदों को अलग भी कर सकते हैं? तो हाँ, आवश्यकता पड़ने पर क्या होता है, हम शब्दों अथवा पदों को एक दूसरे से अलग करते हैं। और अलग करने की प्रक्रिया में हम क्या देखते हैं कि जब हम उन्हें जोड़ रहे थे, तो जोड़ने के फलस्वरूप उनके बीच से क्या हो रहा था? उनके बीच से विभक्ति अथवा कारक चिन्हों का लोप हो रहा था। विभक्ति अथवा कारक चिन्हों का लोप हो रहा था। तो इसका विपरीत जब हम करेंगे, यानी शब्दों को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। जब शब्दों या पदों को हम तोड़ेंगे तो उनके बीच में क्या मिलेगा? बीच में हमें पुनः विभक्ति और कारक चिन्ह प्राप्त होंगे। विभक्ति अथवा कारक चिन्ह प्राप्त होंगे। तो वह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? वह प्रक्रिया हमारी कहलाएगी विग्रह। क्या कहलाएगी? विग्रह, अथवा इसे ही एक अमान्य नाम से जानते हैं, व्यास। देखिए, पेपर में यह कई बार पूछा गया है। वहां पे उसने विग्रह आंसर ना देकर के क्या ऑप्शन में दे दिया था? व्यास दे दिया था। सीधे सीधे पूछा था, इसका क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा था कि समास का विलोम क्या होता है। देखिए, एक लाइन का क्वेश्चन था आपके सामने, समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम क्या होता है? और वहां पे उसने विग्रह करना देकर के ऑप्शन में क्या दे दिया था? व्यास दे दिया। तो हम लोग क्या करते हैं कि मूल रूप से क्या समास और विग्रह पढ़ते हैं, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? समास को क्या बोलते हैं? समास का अर्थ होता है जुड़ना, है ना। समास का एक अर्थ हो गया जुड़ना, यानी जुड़ने की प्रक्रिया, शब्दों अथवा पदों के जुड़ने की। और उसका विलोम हम लोग क्या देख रहे हैं? विग्रह, अथवा विग्रह का मतलब क्या? टूटना अथवा अलग होना। इसका एक अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ टूटना अथवा अलग होना। तो हम लोग परिभाषा के तौर पे क्या पढ़ लेते हैं? परिभाषा के तौर पे पढ़ लेते हैं कि दो शब्दों अथवा पदों का जुड़ना क्या कहलाता है? जुड़ना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और दो शब्दों अथवा पदों के अलग होने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? वो विग्रह कहलाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को छोड़ देते हैं। तो मित्रों, इसको भी जान लीजिए कि जो प्रक्रिया अलग होने की होती है, किसकी? शब्दों और पदों की, उसे विग्रह के साथ ही एक अन्य नाम किसके नाम से जानते हैं? व्यास के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? व्यास के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ एक सामान्य सा परिचय था जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बच्चा किसकी चर्चा की? हम लोगों ने एक सामासिक पद की चर्चा की, एक समास के शाब्दिक अर्थ की चर्चा की, और समास का विलोम क्या होता है उसकी चर्चा की। अब देखिए, दूसरी एक अन्य महत्वपूर्ण चीज आती है कि समास की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। समास हमें क्यों जरूरी, क्यों इसका इतना महत्वपूर्ण है, या हिंदी में इसको क्यों प्रयोग में लाया जाता है। तो इसके प्रयोग का महत्व समझ लीजिए। इसका प्रयोग किस लिए होता है मित्रों? जैसे हम लोगों ने संधि में पढ़ा था कि हम लोगों ने क्या किया था कि वर्णों को मिला करके क्या की थी? नए शब्दों की रचना की थी। क्या की थी? नए शब्दों की रचना की थी। तो शब्द संरचना की जो हमारे पास विधियां हैं, उसी एक विधियों में मित्रों एक विधि हमारी कौन सी है? समास की विधि है। कौन सी विधि है? समास। यानी समास की आवश्यकता हमें किस लिए पड़ी मित्रों? तो समास की आवश्यकता हमें किस लिए पड़ी? उसका आंसर हमारा हो जाएगा शब्द निर्माण के लिए। किसके लिए? शब्द निर्माण के लिए। यानी हमारे पास जो शब्द हैं, जो शब्द आ चुके हैं वर्णों के मिलाने से, उन शब्दों को मिला करके ठीक है, नए शब्द बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? समास की। तो समास का बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। समास बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जो शब्द हमें प्राप्त हुए हैं उन शब्दों से और नए शब्द बनाने के लिए हमें जो प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है, वो प्रक्रिया क्या होती है? हमारी समास होती है। यानी समास की आवश्यकता हमें किस लिए होती है? शब्द निर्माण के लिए। किस लिए होती है? शब्द निर्माण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? समास की। तो देखिए, शब्द निर्माण की विधियां जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा, तो शब्द निर्माण की विधियों में हम लोग किस किस विधियों के तहत शब्दों का निर्माण करते हैं?
शब्द निर्माण की विधियों के जैसे हमने देखा है संधि, ठीक है ना, संधि। संधि की तरह हम लोग किसको करते हैं भाई, दो वर्णों को मिला देते हैं। किसको मिला देते हैं, दो वर्णों को मिला देते हैं। दो वर्णों को मिला करके हम लोग क्या करते हैं, एक नया शब्द बना लेते हैं। दूसरी इसी के अंतर्गत, शब्द निर्माण के अंतर्गत दूसरी प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है समास। क्या कहलाती है, समास। यानी समास के तहत भी हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पे जैसे संधि में हम लोग क्या कर रहे थे, दो वर्णों को मिला रहे थे, तो जब हम लोग समास की बात करेंगे तो समास में हम लोग किसको मिलाएंगे, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों को, दो या दो से अधिक शब्दों अथवा पदों को मिला करके हम लोग समास का निर्माण, ठीक है, शब्दों का निर्माण करेंगे। तीसरा हमारा जो इसके अंतर्गत शब्द निर्माण की विधि होती है वो होती है उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के प्रारंभ में, किसी शब्द के प्रारंभ में कोई एक नया शब्द जोड़ देना, कोई एक नया शब्द या शब्द, ठीक है, जोड़ देना या पद जोड़ देना, जिससे क्या हो कि दिए गए शब्द के अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाए या नवीनता आ जाए, कुछ परिवर्तन हो जाए या उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, उपसर्ग कहलाती है। और मित्रों चौथे इसके अंतर्गत जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, प्रत्यय कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रत्यय। यानी प्रत्यय का अर्थ क्या होता है कि कोई दिए गए शब्द के अंत में हम एक नया शब्द जोड़ करके, ठीक है, एक नया पद जोड़ करके क्या करते हैं, उसके अर्थ में या उसके भाव में परिवर्तन कर देते हैं, उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन। तो इस प्रकार चार प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। चार विधियों के माध्यम से, चार प्रक्रियाओं के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शब्दों का निर्माण करते हैं। तो समास की जो विशेषता या महत्व हो गया वो किस लिए हो गया, समास का महत्व हो गया शब्द निर्माण के लिए। तो आपसे देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन ये भी रख सकता है कि समास की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, समास की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो वो आपके सामने चार ऑप्शन रख देगा, उनमें से एक ऑप्शन होगा क्या आपका, शब्द निर्माण के लिए। तो समास की आवश्यकता किस लिए हो जाती है, शब्द निर्माण के लिए हमें समास की आवश्यकता पड़ती है। तो साथियों ये एक छोटा सा क्या था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, भूमिका थी, जिसके अंदर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो उसको हम लोगों ने देख लिया और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको नोट कर पाए होंगे, ठीक है। नहीं कर पाए हो तो इसको आप लोग देख लें। और इसके बाद हम लोग समास के प्रकारों पे चलते हैं कि समास के प्रकार क्या होते हैं, और वहीं से मूल रूप से हमारा जो समास का चैप्टर है, जो विषय है, उसका हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो इसको आप लोग लिख लें। आइए हम लोग देखते हैं समास के प्रकार। तो मूल रूप से मित्रों आपका यहां से समास का चैप्टर जो है वो प्रारंभ होता है। समास के प्रकार कितने होते हैं, तो हमसे कई छात्र मिलते हैं, कई हमारे साथी मिलते हैं जिनको इस चीज को लेकर के मतभेद रहता है कि सर समास के प्रकार कितने होते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर समास के 4 प्रकार होंगे, या कुछ लोग कहते हैं सर समास के 6 प्रकार होंगे, पेपर में आएगा तो हम क्या लगाएंगे, क्या दुविधा होगी, और इनमें से कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो मित्रों देखिए, चाहे 4 हो, चाहे 4 हो और चाहे 6 हो, ठीक है, चाहे 4 हो और चाहे, मूल रूप से यही दो, मूल रूप से हमें क्या है, इन्हीं दो के में चर्चा करनी होती है। मूल रूप से हमें इन्हीं दो के अर्थ पे चर्चा करनी होती है। कहीं कहीं पे हमें 5 का भी जिक्र मिलता है, लेकिन ज्यादा पेपरों में उसको हमें पूछा नहीं गया है। बहुधा पेपरों में क्या कहते हैं, हमें विकल्प के रूप में 4 और 6 ही प्राप्त होता है, और उत्तर के रूप में भी कहीं कहीं 4 और कहीं कहीं 6 प्राप्त होता है। तो हम इन्हीं दो को लेकर के आपस में अभी चर्चा करते हैं। तो मित्रों ये ध्यान रखिएगा कि समास के प्रकार में 4 भी आंसर होगा और समास के प्रकार में 6 भी आपका आंसर होगा, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर ये कैसे बता रहे हैं आप, ये क्या हो गया। तो हाँ मित्रों, दोनों ही इसके आंसर होते हैं। अब देखना यह होता है कि प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है। प्रश्न के अनुसार मैं जब भी किसी चीज को आपको, जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया,
संधि के अंतर्गत, तो वहां भी मैंने पढ़ाया, या फिर वर्णमाला के अंतर्गत भी पढ़ाया, तो वहां भी मैंने आपको पढ़ाया कि आप पृष्ठ को देखिए कि पृष्ठ आपसे क्या पूछ रहा है। आपका उत्तर जो होगा वो पूछे गए पृष्ठ के अनुसार होना चाहिए, ना कि जो आपने रट रखा है। ठीक है, तो आप पृष्ठ को देखिए, पृष्ठ में क्या पूछ रहा है कि पृष्ठ में अगर 4 है तो हाँ उसका आंसर 4 भी होगा, लेकिन उसका प्रश्न क्या है वो अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं। तो देखिए मित्रों, जब 4 आपसे पूछेगा तो आप लोगों को बस छोटी सी 2 चीजें याद रखनी है कि 4 आपका आंसर कब होगा। अगर समास का आंसर 4 हो रहा है तो वो प्रश्न में आपको क्या पूछेगा, आपको एक शब्द देगा मूल रूप से। क्या देगा? मूल रूप से, है ना। तो देखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि मूल रूप से समास के प्रकार कितने होते हैं, अगर आपको यह शब्द मिल जाए, देखिए आप इस शब्द को याद रखिएगा, इस शब्द को आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके प्रश्न में शब्द दिया हुआ है कि मूल रूप से समास के प्रकार कितने होते हैं, और ऑप्शन में वहां से दिया हुआ है 4, 5, 6 और 3, मान लीजिए 3 ऑप्शन दिए, ठीक है, तो यहां 3 का तो कोई रोल ही नहीं है, वो तो हट ही जाएगा, सीधी सीधी बात। तो आपका यहां पे क्या है, ये मूल रूप से शब्द आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। एक चीज आपके सामने क्या आ गई, मूल रूप से दिया हो। क्या दिया हो? मूल रूप से दिया हो। दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है संस्कृत में, ठीक है, जो टेट, सुपर टेट, सीटेट के हमारे मित्र साथी पेपर देते हैं, तो जिनमें एक वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत विषय है, तो वहां पे भी समास का टॉपिक आपके अंतर्गत है। तो वहां पे भी ध्यान रखिएगा, अगर संस्कृत के पेपर में आपसे समासों की संख्या पूछी जाती है तो वो एक वैकल्पिक विषय के रूप में रहता है। तो अगर संस्कृत में आपसे समासों की संख्या पूछी जाती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 4। संस्कृत में समासों की संख्या कितनी होती है? संस्कृत में समासों की संख्या होती है 4। ठीक है, और एक तीसरा और महत्वपूर्ण चीज हम लोग याद करेंगे, जिसके आधार पर हम लोग समास की परिभाषाओं को पढ़ते हैं, कि प्रधानता के आधार पे। किसके आधार पे? प्रधानता के आधार पे। प्रधानता के आधार पे, है ना। तो प्रधानता के आधार पे भी अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 4। तो देखिए, सीधे सीधे आपके सामने प्रश्न आ गए। अब आपको मन में डाउट नहीं रखना है, किसी भी तरह का आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए। अगर प्रश्न में आपसे पूछ रहा है मूल रूप से, अथवा संस्कृत में, अथवा प्रधानता के आधार पे। किसके आधार पे? प्रधानता के आधार पे समास की संख्या कितनी होती है, या समास कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मित्रों 4। 4 आपका आंसर हो जाएगा। उसके अतिरिक्त यहां पे जो भी चीज हो, अब उसके अतिरिक्त आपके सामने ज्यादा संभावनाएं बचती नहीं है। या तो वो सीधे सीधे पूछ देगा समास के प्रकार, सीधे क्या क्वेश्चन पूछेगा? समास के प्रकार। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि समास के कितने प्रकार होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, तो आपका आंसर यहां क्या हो जाएगा? सीधे सीधे 6। या दूसरा आपसे पूछ देगा हिंदी में समास के कितने प्रकार होते हैं। क्या पूछ देगा? हिंदी में समास के कितने प्रकार होते हैं। हिंदी में समास के प्रकार। तो अगर इस 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, यानी समास के प्रकार कितने हैं अथवा हिंदी में समास के प्रकार कितने होते हैं, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मित्रों? 6 आंसर हो जाएगा। 6 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, यहां पे हम एक चर्चा और कर लेते हैं कि प्रधानता के आधार पे, अथवा संस्कृत में जब हम लोग समासों का विभाजन करते हैं तो वो कितने प्रकार से होता है। वो आपका दिए गए 4 प्रकार से निम्न समास होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं प्रधानता के आधार पर? तो देखिए, हम लोग चर्चा करेंगे जब हम समास की बात करें। एक चीज हम लोग और देख लेते हैं, यहाँ पे एक चीज पे चर्चा और कर लेते हैं कि देखिए, हम लोगों ने जब पूछा कि समास क्या होता है, इसकी परिभाषा पढ़ी, तो हम लोगों ने पढ़ा कि दो शब्दों अथवा पदों का मेल, 2 शब्दों अथवा पदों का मेल क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है ना। 2 शब्दों अथवा पदों का मेल क्या कहलाता है? समास। तो यहां पे हम लोग देखिए, 2 शब्द होंगे तो जाहिर सी बात है, एक पद ये होगा या एक शब्द ये, और दूसरा पद या दूसरा शब्द ये होगा।
ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि समास में जो पहला शब्द अथवा पहला पद होगा उसे हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसे हम लोग पूर्व पद के नाम से जानेंगे। इसे ही हम लोग पहला पद भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, पहला पद, और ये क्या हो गया, दूसरा पद। ये क्या हो गया, दूसरा पद। तो पहले पद को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पूर्व पद, और जो दूसरा पद हमारा होता है इसे हम लोग बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं, उत्तर पद, ठीक है ना। पहला पद क्या कहलाया, पूर्व। देखिए पूर्व का मतलब क्या, पूर्व का मतलब जो पहले, और उत्तर का मतलब जो बाद में आए, तो पहला पद जो होगा वो क्या कहलाएगा, पूर्व पद, और दूसरा पद जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, उत्तर पद। तो अब देखिए इन्हीं की प्रधानता के आधार पर हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो इसकी परिभाषा में देखिए पहला समास जो होता है प्रधानता के आधार पर वो क्या होता है, वो कहता है जिसके दोनों पद, ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो। एक तो ये हो गया, है ना, जिसके दोनों पद प्रधान हो, है ना, जिसके दोनों पद प्रधान हो, ऐसा समास हमारा क्या है, एक प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों पद प्रधान है तो एक दूसरा क्या होगा, जिसके दोनों पद प्रधान ना हो, दोनों पद प्रधान ना हो, ठीक है ना। तो एक आपके सामने क्या आ गया, एक ऐसा समास आ गया जिसके क्या दोनों पद प्रधान हो, है ना। एक ऐसा समास आ गया जिसके क्या दोनों पद प्रधान हो, और दूसरा क्या आ गया आपके सामने, दूसरा आ गया जिसमें कोई भी पद प्रधान ना हो, यानी जो समास में दो पद प्रधान हो रहे हो वो दोनों पद में कोई भी पद प्रधान ना हो, ठीक है ना। अब मित्रों क्या किया, तीसरा हम लोग देखते हैं, तीसरा हम लोग लिखते हैं, यानी जिसमें क्या हो कि जिसमें, अब देखिए क्या, एक पूर्व पद है और एक उत्तर पद है ना। तो एक समास क्या होगा, हम लोग लिख लेंगे जिसका पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद का मतलब पहला पद, है ना, पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद प्रधान हो, ठीक है ना, जिसका पूर्व पद प्रधान हो, अर्थात पहला पद। कैसा पद, पहला पद प्रधान हो। तो एक समास का प्रकार किसके प्रधानता के आधार पर यह हो जाएगा, है ना। और अंतिम जो होगा, यानी कौन सा बचा, देखिए जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ठीक है, दूसरा जिसमें दोनों ही पद प्रधान ना हो, यानी कोई अन्य पद प्रधान हो, तीसरा हमने क्या देखा, जिसका पहला पद प्रधान हो, ठीक है, या जिसका पूर्व पद प्रधान हो, और अंतिम हम देखेंगे जिसका उत्तर पद प्रधान हो, जिसका उत्तर पद का मतलब दूसरा पद, कौन सा, जिसका दूसरा पद प्रधान हो। तो इस प्रकार से क्या, देखिए हमारे पास ये चार क्या बन गई, हमारे पास ये चार कंडीशन बन गई, है ना। ये चार संभावनाएं हमारे पास हो गई कि क्या हो, ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान हो, ऐसा समास जिसका कोई भी पद प्रधान ना हो, ऐसा समास जिसका पूर्व पद प्रधान हो, और अंतिम ऐसा समास जिसका उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान हो। तो संस्कृत और प्रधानता के आधार पे ये चार प्रकार के हमारे समास हमें मिलते हैं, ये चार प्रकार के समास हमें मिलते हैं। अब इसी में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा होता है। तो मित्रों जब इसकी बात हम करते हैं जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो समास हमारा कहलाता है द्वंद्व समास। क्या कहलाता है, द्वंद्व समास, है ना, जिसके दोनों पद प्रधान हो। इसी प्रकार मित्रों जब ये हमारे पास का था जिसके दोनों पद प्रधान ना हो, यानी कोई अन्य पद प्रधान हो, तो वो हमारा कहलाता है बहुब्रीहि समास। क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा क्या होगी, जिसका समास में प्रयोग होने वाले दोनों ही पद प्रधान ना हो अथवा कोई अन्य पद प्रधान हो, तो वो समास हमारा क्या कहलाएगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। तीसरा हमारा मित्रों कहलाता है जिसका पूर्व पद अथवा पहला पद प्रधान हो, तो वो समास हमारा कहलाता है अव्ययी भाव। क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास।
कौन सा समास कहलाता है? पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है तो वह समास हमारा क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी इसका पहला पद जो होता है वो क्या होता है? कोई अव्यय होता है। क्या होता है? कोई अव्यय होता है। और अंतिम जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तो प्रधानता के आधार पर मित्रों हमारा यह समास होता है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और इस तत्पुरुष समास के भेद के रूप में हम लोग चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस तत्पुरुष के भेद के अंतर्गत हम लोग चर्चा करते हैं कर्मधारय समास की और द्विगु समास की। किसकी? कर्मधारय समास की और द्विगु समास की। तो मित्रों देखिए, चार रूप हमें मूल रूप से मिलते हैं। अगर मतलब बात करें हम समास की तो संस्कृत में या मूल रूप से जो समासों का बंटवारा किया गया था वो चार रूप से किया गया था। और उसमें कौन कौन से समास थे आपके? पहला द्वंद्व, दूसरा बहुब्री, तीसरा अव्ययी भाव और चौथा तत्पुरुष समास। चौथा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के भेद के रूप में हमें मिलता था कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है मित्रों, तो ये तो हो गया आपके किसके आधार पे? मूल रूप से। यानी कि जब हमारा आंसर क्या होगा? जब हमारा उत्तर 4 होगा। तो अब हम लोग हिंदी के अंतर्गत पढ़ते हैं या समास के सामान्य रूप से अगर पढ़ें। देखिए यहां पे आपसे क्वेश्चन यहां देखिए, यहां भी डालता है समास के प्रकार के साथ यहां पे एक लैंग्वेज वो बना सकता है सामान्य रूप से। कैसे? सामान्य रूप से। तो सामान्य रूप से भी समासों का जो विभाजन किया गया है, यहां क्या है? मूल रूप से और यहां सामान्य रूप से। तो ध्यान रखिएगा, सामान्य रूप से अगर समासों की संख्या पूछेगा तो उसका आंसर भी आपको क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो मित्रों इसको आप लोग लिख ले। आइए, दूसरा विभाजन जब हम लोग देख रहे थे कि समासों की संख्या 6 कब होगी, तो उसका हम लोगों ने देखा था कि जब क्या पूछेगा? सामान्य रूप से समासों के प्रकार या हिंदी में समास के प्रकार या फिर समास के प्रकार या भेद। तो हम लोग यहां से अपनी चर्चा स्टार्ट करते हैं कि हिंदी में समास के प्रकार, है ना? हिंदी में समास के प्रकार। तो मित्रों समास के प्रकार हिंदी में हमारे कितने होते हैं? वह 6 होते हैं। समास के प्रकार, है ना? तो हिंदी में जब बात करेंगे तो हिंदी में मित्रों समास के निम्न 6 प्रकार हमारे सामने होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं, पहला होता है हमारा, और देखिए हम लोग एक सीक्वेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना? होता है क्या, जब हम लोग किताबों में देखते हैं तो किताबों में क्या करता है कि वो अव्ययी भाव, बहुत सी किताबों में मैंने इसको देखा है कि किताबों में क्या करता है कि किसी किताब में अव्ययी भाव से प्रारंभ कर देता है और किसी किताब में वो तत्पुरुष से प्रारंभ कर देता है। अब मित्रों होता क्या है कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत हम लोग क्या होता है, जब स्टार्ट कर रहे होते हैं, एकदम प्रारंभिक स्तर पे समास को पढ़ रहे होते हैं, तो हमें हिंदी के अंतर्गत कई विद्यार्थी ऐसे, छात्र ऐसे होते हैं जिन्हें अव्यय ही नहीं पता होता है क्या होते हैं, है ना? उन्हें अव्यय की परिभाषा ही नहीं मालूम होता है, उन्हें उन शब्दों की जानकारी नहीं होती कि अव्यय कौन से शब्द होते हैं। तो अव्ययी भाव समास उनके लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। या फिर जैसे मान लीजिए तत्पुरुष समास से किसी और कई किताबों में मैंने देखा है कि तत्पुरुष समास से वो आपका टॉपिक को प्रारंभ करता है। तो तत्पुरुष समास के क्या होते हैं कि कई भेद होते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास किस पे आधारित होता है? तत्पुरुष समास हमारा जो होता है वो कारक चिन्हों पे और विभक्तियों पे आधारित होता है। कारक चिन्हों और विभक्तियों पे आधारित होता है। तो कारक चिन्ह और विभक्तियों पे आधारित होने के कारण उसके भेद में 6 प्रकार हो जाते हैं। 6 प्रकार हो जाते हैं। उसके अंतर्गत एक उसमें अन्य नंच तत्पुरुष समास का प्रकार होता है, नन, ठीक है ना? तो उसके कारण वो क्या होता है, उसके इतने भेद हो जाते हैं कि सामान्य रूप से क्या होता है, जो बालक होता है वो उसमें क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि सरल तरीकों को देख लेते हैं, जिससे कि हमें क्या होता है कि समास हमें समझ में आने लगता है। और एक बार चीजें क्या होती है, जब समझ में आने लगती है तो हम लोग कठिन चीजों को भी बहुत आसानी से कर पाते हैं या उसको समझ पाते हैं। तो हम आपको एक अपने सीक्वेंस से पढ़ाएंगे और उसी सीक्वेंस को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, ताकि क्या हो कि पहले आपको समास का जो टॉपिक है उसके प्रति समझ डेवलप हो, आप उनको धीरे धीरे समझें,
ताकि समझने से क्या हुआ, आपका आसान हो जाएगा। और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ना, तो आगे बढ़ने पे क्या होगा, कठिन चीजें भी हम लोग आसानी से समझ पाएंगे, कठिन चीजें भी आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, समास के अंतर्गत जिस पे हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे वो हमारा समास का प्रकार होगा द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा मित्रों? पहला समास हमारा होगा द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास में हम लोग पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग इसके प्रकारों की भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे पेपर में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टीचिंग की परीक्षाओं में इसके प्रकार भी पूछ लेता है, या एक दो बार प्रश्न पूछा गया है कि इनके प्रकारों में जाकर के भी प्रश्न को पूछा गया है। तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, अपने क्या कहते हैं पढ़ाई का जो स्तर है उसको बढ़ाते हुए इसके प्रकारों पे भी चर्चा करेंगे। दूसरा इसका प्रकार जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो होगा द्विगु समास। दूसरा प्रकार इसका क्या होगा? द्विगु समास। तीसरा इसका प्रकार होगा कर्मधारय समास। चौथे प्रकार में हम लोग चर्चा करेंगे बहुब्रीहि समास की। ठीक है, पांचवा इसका प्रकार हो जाएगा, पांचवा इसका प्रकार हो जाएगा अव्ययी भाव समास। और अंतिम इसका प्रकार होगा अंतिम इसका प्रकार होगा तत्पुरुष समास, है ना, तत्पुरुष समास। तो मित्रों देखिए क्या होगा कि अभी जब हम लोग उसमें चर्चा करेंगे तो हम लोग तो इसको पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि हर समास की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है, हर समास की अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। आप उस पहचान को याद रखें, या एक तरीके से समझें कि छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स होंगे जो हम जिसमें हम चर्चा करेंगे। अगर उन पॉइंट्स को ही आप ध्यान रखते हो तो आप बहुत आसानी से इस समास को निकाल पाओगे, या इस पे चर्चा कंप्लीट कर पाओगे, इसको आसानी से पेपर में पहचान पाओगे। ठीक है ना मित्रों? तो आइए हम लोग समय को ना गवाते हुए समास के प्रकारों के अंतर्गत चर्चा स्टार्ट करते हैं। पहला समास हम लोग देखते हैं द्वंद्व समास। आप लोग इसको नोट कर ले। ठीक है मित्रों, आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? तो इसको किताबों में पढ़ने से पहले हम लोग आसान भाषा में समझ लेते हैं कि मतलब क्या होता है। देखिए, किताबों में जब हम लोग मित्रों देखते हैं तो इसकी परिभाषा के रूप में हमें दिया होता है कि वह समास, इसकी परिभाषा ही देख लेते हैं फिर हम लोग इसको समझते हैं। वो कहते हैं वह समास जिसमें समास में प्रयुक्त होने वाले दोनों शब्द अथवा पद, दोनों शब्द अथवा पद प्रधान हो, दोनों शब्द अथवा पद
प्रधान हो, ये इसकी परिभाषा होती है। यानी ऐसा समास जिसमें समास में प्रयुक्त होने वाले दोनों ही शब्द अथवा पद प्रधान हो, वह समास आपका क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। अब देखिए, इसको सामान्य भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि समास में प्रयुक्त होने वाले दोनों सामासिक पद प्रधान का मतलब क्या है। यानी यहां दोनों पद जो प्रधान हो रहे हैं, यानी उस प्रधानता का क्या कहना चाह रहा है। तो मित्रों देखिए, इस शब्द को देखिए, द्वंद्व, द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग जानने का प्रयास करें तो द्वंद्व का मतलब क्या होता है? द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग जानने का प्रयास करते हैं तो उसका अर्थ होता है झगड़ा। ठीक है, झगड़ा। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग प्राचीन काल में जाए तो हम लोग द्वंद्व युद्ध की भी चर्चा करते थे। तो प्राचीन काल में कुश्ती अथवा इसी को क्या हम लोग बोलते थे? मल्ल युद्ध। क्या बोलते थे? मल्ल युद्ध, है ना। तो द्वंद्व युद्ध ही क्या कहलाता था? कुश्ती अथवा मल्ल युद्ध कहलाता था। अब अगर इस शब्द को हम लोग देखें कि झगड़ा अथवा कुश्ती, तो आज भी आप देखिए कि जब भी आप कुश्ती का खेल देखते हैं तो कुश्ती के खेल की एक विशेषता होती है मित्रों। विशेषता क्या होती है कि कुश्ती का खेल जो होता है वो हमेशा दो बराबर के लोगों के बीच में खेला जाता है। आप देखिए, कुश्ती के खेल में क्या होता है? भार वर्ग होते हैं। ठीक है, 45 किलोग्राम भार वर्ग का व्यक्ति, 49 किलोग्राम का, 52 किलो का, 51 किलो का, 60 किलो का, इस तरीके से एक कैटेगरी वहां पे बनाई जाती है और उस कैटेगरी में उस भार वर्ग के लोगों को ही शामिल किया जाता है। यानी ऐसा नहीं होता कि एक बहुत पहलवान भारी भरकम शरीर वाले आदमी के साथ किसी पतले दुबले पतले आदमी को लड़ा दिया जाए, है ना। या इसी संदर्भ में हम बात करें कि अगर झगड़ा हो रहा है तो आप झगड़ा क्या होता है, आप कभी भी देखेगा झगड़ा व्यक्ति उसी से करता है जो उसके बराबर का होता है ना, या उससे कमजोर होता है। कमजोर व्यक्ति कभी बहुत बड़े आदमी से झगड़ा करने का प्रयास नहीं करता है। इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे हम हैं, हम मान लीजिए धीरू भाई, मुकेश अंबानी जो है, मुकेश अंबानी कहे क्या मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी बेच देंगे या ये कर देंगे, तो हंसेंगे लोग हम पर, है ना। लोग हंसेंगे कि हमारा क्या है, कोई उससे मेल ही नहीं, कहा वो काम। तो इसी प्रकार से क्या होता है, ये हमारा द्वंद्व समास होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि समास में जो दो, अब देखिए हम लोग इसमें आते ना, तो यहाँ पे समास में जो दो क्या हो रहे होते हैं, शब्द प्रयोग हो रहे होते हैं, वो कैसी, उसकी अगर हम एक तरीके की बात करें कोटि या उसके प्रकार होंगे तो वो दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। यानी उन दोनों ही शब्दों की क्या होगी? प्रधानता होगी। यानी उनमें से अगर कोई भी एक शब्द जो होगा वो हटेगा तो हमारा पद के जो सामासिक पद मिलेगा वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। यानी दोनों शब्दों की प्रधानता इस समास में हमें पूर्ण रूप से मिलेगी। यानी समास में जो दो पद प्रयुक्त हो रहे होंगे वो दोनों ही क्या होंगे? प्रधान होंगे, वो दोनों ही पद प्रधान होंगे। तो ऐसा समास हमारा जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वो हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। ठीक है मित्रों, क्या कहलाएगा? द्वंद्व समास कहलाएगा। अच्छा, ये तो हो गई बात इसकी कि इसकी परिभाषा क्या होती है। अब एक तो पेपर में इसी तरीके से पूछ सकता है, आपको सीधे सीधे परिभाषा दे देगा, या आपसे पूछेगा द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो आपको उनमें से ये परिभाषा पूछ लेगा 4 ऑप्शन के रूप में, या आपको दे देगा ऐसा समास जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं क्या कहलाता है, नीचे 4 आपके ऑप्शन देगा। तो एक तो आपका क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। दूसरे प्रकार पे अगर हम बात करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि शब्दों में, यानी जो शब्द या सामासिक पद हमारे सामने आ रहा है उसमें आप कैसे पहचानोगे कि दिए गए शब्द में क्या है, दिए गए शब्द में द्वंद्व समास हमारा है या नहीं है। तो मित्रों उसके लिए हम लोग कुछ पॉइंट को देख लेंगे, तो ये पहला पॉइंट लिखिए कि द्वंद्व समास में सामासिक पदों के मध्य में प्रायः या और अथवा शब्दों का प्रयोग होता है।
पहला पॉइंट देखिए, आपको ये याद रखना है, ये पहला पॉइंट, क्या क्या शब्द आपको क्या क्या याद रखने हैं, शब्द आपको याद रखने हैं और या अथवा, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, ठीक है। इन्हीं को आप चाहे तो नोट्स के रूप में इकट्ठा कर लो और चाहे तो इसको पॉइंट लगा करके इंपॉर्टेंट बना करके नोट कर लो। यानी आपके सामने अगर कोई शब्द दिया है, ध्यान से सुनिएगा, आपके सामने अगर कोई शब्द दिया है और पूछ रहा है कि दिए गए शब्द में कौन सा समास है, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है अगर वो सामासिक पद है तो उसके दो पद होंगे, वो आपको दिख रहे होंगे। तो आप क्या करोगे, जब उसका विग्रह करोगे या व्यास करोगे तो आप देखो क्या उन दो पदों के बीच में आपको ये शब्द मिल रहे हैं, क्या क्या, या और अथवा। अगर इनमें से आपको कोई भी एक शब्द वहां पे उन दोनों के बीच में मिल रहा है तो दिया हुआ शब्द आपका किस समास के अंतर्गत आ जाएगा, द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, द्वंद्व। एक पहचान तो इसकी आपकी सीधी सीधी हो गई, ठीक है ना, कि क्या होगा कि आपको सामासिक पदों का विग्रह करने पे या व्यास करने पर बीच में क्या मिलेगा, या और अथवा शब्दों का प्रयोग होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चल दूसरा क्या होगा, दूसरा अधिकांशतः क्या होता है मित्रों, अधिकांशतः द्वंद्व समास में पदों के मध्य में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है ना। योजक चिन्ह का ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखिएगा कि ज्यादातर जो, अब ये ध्यान रखिएगा यहां पे एक शब्द लिखा हुआ है मित्रों, सब में नहीं मिलेगा, कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि योजक चिन्ह नहीं दिया होगा और दिए गए शब्द में क्या होगा, दिए गए शब्द में आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। इसको भी आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग इन शब्दों को देखेंगे, लेकिन बहुत से एग्जाम्पल देखे गए, या एक बार हम लोग इस तरीके की चर्चा करें कि लगभग 90% से ऊपर एग्जाम्पल ऐसे द्वंद्व समास के पाए गए हैं कि जहां पे अगर योजक चिन्ह मिलता है, जहां पे क्या योजक चिन्ह अगर मिलता है तो ऐसे दिए गए उदाहरणों में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। योजक चिन्हों में कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है मित्रों, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इनका इन दो पॉइंटों के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसको पहचानने का प्रयास करेंगे। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग देखते हैं, उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। जैसे दिन रात, है ना, दिन रात, सुख दुख, ठीक, माता पिता, ठीक है मित्रों, लाभ हानि, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राम कृष्ण, राम कृष्ण, शीतोष्ण, शीतोष्ण, धनुर्बाण, धनुर्बाण। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने दिए, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं मित्रों कैसे हम लोग निकाल पाते हैं। तो हम लोगों ने जरा पीछे के पॉइंट कुछ याद कर ले, पीछे के पॉइंट जरा देखें। तो यहां पे हमने क्या किया था कि क्या होगा, अगर द्वंद्व समास होगा तो बीच में क्या आ रहा होगा, या और अथवा चिन्ह आ रहे होंगे,
या फिर अधिकांश उदाहरणों में क्या होगा, योजक चिन्ह मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, योजक चिन्ह मिल रहा होगा। आइए इसमें हम लोग देखते हैं मित्रों क्या होगा। जैसे दिन रात, तो देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पे जैसे ही हुआ तो हमने देखा यहां पे सबसे पहले हमें क्या मिल गया, योजक चिन्ह मिल गया, है ना। क्या मिल गया, योजक चिन्ह मिल गया, ठीक है ना। तो योजक चिन्ह के कारण यहां पे आप क्या लगा सकते हो, सीधे सीधे द्वंद्व समास। आंसर आपका द्वंद्व समास हो गया। दूसरा देखिए सुख दुख, यहां भी आपने क्या देखा, योजक चिन्ह देखा। अब अगर हम बात करेंगे तो देखिए दिन रात की बात करेंगे तो दिन रात में बीच में क्या शब्द आ जाएगा, आपका बीच में आएगा दिन, दिन अथवा रात, या इसको हम लोग कर सकते हैं दिन या रात, ठीक है ना, दिन या रात। दूसरा हम लोग क्या है, सुख दुख, तो इसको भी क्या लिखेंगे, सुख या दुख, सुख या दुख, इसको लिख लेते हैं जरा। सुख या दुख, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं माता पिता, माता पिता। तो देखिए यहां पे हमें क्या मिल रहा है, पहले तो सीधे सीधे हमें क्या मिल गया, योजक चिन्ह, और जब हम इसको तोड़ेंगे तो देखिए बीच में शब्द मिलेगा माता और पिता, माता और पिता, ठीक है ना मित्रों। दूसरा देखिए ये मिला योजक चिन्ह, ये मिला योजक चिन्ह, और इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, लाभ या हानि, लाभ या हानि। अगला क्वेश्चन देखिए राम कृष्ण, इसको मित्रों तोड़ेंगे तो मिलेगा राम और कृष्ण, राम और कृष्ण, ठीक है ना। तो यहां तो देखिए हम लोगों ने पहले पॉइंट से देख लिया कि हमें बीच में क्या, या तो योजक चिन्ह मिलेगा या बीच में, तो यहां पे देखिए हमारे पास जितने भी प्रश्न थे इन सब में हमें क्या, योजक चिन्ह मिल रहा था। तो हम लोगों ने सिर्फ इसकी पहचान देख ली और उसको तोड़ के भी देख लिया कि बीच में क्या मिलेगा, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखें क्या करेंगे, हमारे सामने मिला हुआ शब्द आएगा, ठीक है, जैसे शीतोष्ण। तो अब हमें देखिए यहां पे कहीं योजक चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो पहली पहचान तो हमारी गायब हो गई कि यहां पे भाई योजक चिन्ह नहीं, तो हम कैसे पहचाने। तो अब हम इस शब्द को तोड़ेंगे, इस शब्द को तोड़ेंगे तो देखिए हमें शब्द क्या मिलेगा, शीतोष्ण को हम तोड़ेंगे तो बनेगा शीत या उष्ण, शीत अथवा उष्ण, ठीक है। और इसी प्रकार हम लोग तोड़ेंगे तो हमारा धनुर्बाण में क्या बनेगा, धनु, धनु ये बनेगा धनु और बाण, क्या बनेगा, धनु और बाण। अब देखिए आपके सामने क्या आया, जब हमने इसको तोड़ा तो बीच में हमें क्या मिल गया, ये शब्द मिल गया या, ठीक है, और धनु बाण को तोड़ा तो बीच में शब्द मिल गया और, तो क्या बना, धनुष और बाण, और यहां शीत या उष्ण, शीत या उष्ण। तो देखिए इन दोनों के बीच में हमें क्या, ये शब्द मिल गए, ये शब्द मिल गए और या, और या। तो इस कारण से यहां पे कौन सा समास हो जाएगा आपका, इन दोनों में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा मित्रों। कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि द्वंद्व समास को, तो आप लोग चाहे तो इसको नोट कर ले, इसको नोट कर ले।
अब मित्रों हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। कई बार पेपरों में हम लोगों से पूछा गया है, पेपर में पूछ दिया गया है कि द्वंद्व समास के प्रकार, द्वंद्व समास के प्रकार। तो इसको देख लें आप लोग, द्वंद्व समास के प्रकार। तो मित्रों द्वंद्व समास के निम्न 3 प्रकार होते हैं। द्वंद्व समास के निम्न 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व, और तीसरा कहलाता है समाहार द्वंद्व। तीसरा कहलाता है समाहार द्वंद्व। तो इसको 1 मिनट में देख लेते हैं मित्रों, सरल सा होता है। क्या होता है? एक होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व, और तीसरा। इस प्रकार द्वंद्व समास के प्रकार कितने हो गए? द्वंद्व समास के 3 प्रकार हमारे सामने हो गए, है ना मित्रों। अब ये देखते हैं कि कौन सा इतरेतर द्वंद्व होगा, कौन सा वैकल्पिक और कौन सा समाहार। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग सबसे पहले आसानी से देख लेते हैं वैकल्पिक द्वंद्व को। दूसरे वाले पे चर्चा कर लेते हैं। वैकल्पिक शब्द कहां से आया है? वैकल्पिक शब्द आया है विकल्प से। किससे आया है भाई? विकल्प से आया है। यानी यहां पे क्या पूछता है कि ऐसी संभावना है जहां पे आपके पास क्या हो? विकल्प उपस्थित हो। क्या हो? विकल्प उपस्थित हो। तो ऐसा द्वंद्व जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व कहलाएगा। तो इसको याद रखने के लिए मित्रों आप ये याद रख लेंगे कि हमने द्वंद्व समास में क्या बताया था कि द्वंद्व समास में सामासिक पदों के मध्य में कौन कौन सा शब्द यूज होते हैं? शब्द यूज होते हैं और, या, अथवा। क्या क्या? और, या, अथवा। तो वैकल्पिक द्वंद्व की बात होगी तो यानी विकल्प जहां पे मिलेगा तो आप रखिएगा कि वहां पे सामासिक पदों के मध्य में या अथवा, या अथवा। अगर सामासिक पदों के मध्य में या और अथवा शब्द आ रहे हैं तो इस प्रकार का जो द्वंद्व समास होगा वो हमारा कौन सा होगा? वैकल्पिक द्वंद्व होगा। कौन सा द्वंद्व होगा? वैकल्पिक द्वंद्व का प्रकार हो जाएगा। ठीक है मित्रों। दूसरा हम लोग देखते हैं इतरेतर द्वंद्व। कौन सा? इतरेतर द्वंद्व। तो अब यहां पे देखिए आपके पास कौन सा शब्द बचा? और। तो याद रखिएगा अगर सामासिक पदों के मध्य में आपको कौन सा? सामासिक पदों के मध्य में अगर आपको और शब्द का प्रयोग होता हुआ दिखाई दे तो वहां पे आपका कौन सा हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व। कौन सा हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। यानी इतरेतर द्वंद्व में सामासिक पदों के मध्य में कौन सा शब्द प्रयोग होगा? और शब्द प्रयोग होगा। वैकल्पिक द्वंद्व में जहां विकल्प की संभावना होगी वहां पे आपका सामासिक पदों के मध्य में या और अथवा शब्दों का प्रयोग होगा। और जब बात समाहार की करेंगे तो मित्रों ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको हम लोग देख लें, इसको देख लें। तो जब समाहार द्वंद्व की बात करते हैं तो ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है समूह। क्या होता है? समूह होता है। यानी ये क्या करता है? ये क्या करता है कि द्वंद्व समास में, यानी समास में हमारे जो दो सामासिक पद प्रयुक्त हो रहे हैं, सामासिक पद प्रयुक्त हो रहे हैं, उनके साथ यानी उनके जैसे जो पद होते हैं उनको भी यहां पर प्रयोग में लाता है। यानी ये क्या करता है? एक तरीके से इसको हम लोग याद रखेंगे, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। हम लोग अभी उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि ये क्या करता है। समाहार द्वंद्व जो होता है ये संपूर्णता के भाव को प्रकट करता है। क्या करता है? संपूर्णता के भाव को प्रदर्शित करता है। अब संपूर्णता का भाव का मतलब क्या हो गया? संपूर्णता का भाव का मतलब यहां पे यही हो गया कि यहां पे इस समास में जो दो पद या शब्द प्रयोग हो रहे हैं, इस समास में
जो दो शब्द अथवा पद प्रयोग हो रहे हैं उनके जैसे शब्दों को भी ये अपने में समाहित कर लेता है। अब उनके जैसे शब्दों को भी अपने में समाहित कर लेता है और उससे संबंधित संपूर्णता के भाव को क्या करता है, संपूर्णता के भाव को प्रदर्शित करता है, संपूर्णता के भाव को प्रदर्शित करता है। आइए मित्रों एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग इसको देखते हैं। इतरेतर द्वंद्व, जैसे हमने बोला इतरेतर और, तो देखिए यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया माता पिता, है ना, माता पिता। इतर को अगर हम देखें शब्द को तोड़ेंगे तो बनेगा इतर धन इतर, यानी एक और दूसरा, एक और दूसरा। तो यहां पे अगर इस शब्द को हम लोग देखेंगे तो क्या बनेगा, माता पिता। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसके बीच में हमारा शब्द कौन सा आ जाएगा, माता और पिता, माता और पिता। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा शब्द ले सकते हैं भाई बहन, भाई बहन। तो क्या होगा उसमें, भाई और बहन। तो यानी कुल मिलाकर के अगर सामासिक पदों के मध्य में, सामासिक पदों के मध्य में और के चित्त का प्रयोग होता है, और शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां पे कौन सा द्वंद्व समास हो जाता है, वहां पे हमारा इतरेतर द्वंद्व हो जाता है। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। तो एक एग्जांपल हम लोग इसका देख लेते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। जैसे हमने लिखा सुख दुख, सुख दुख। तो देखिए मित्रों यहां पे हमने सुख और दुख लिखा, तो क्या मतलब हुआ कि जैसे हम अपनी बात करते हैं, जैसे हम अपनी बात करते हैं, तो ये हमें बताइए कि हमारे समय में या हम अपने संदर्भ में बात करें तो हमारे लिए एक ही समय पर क्या सुख और दुख दोनों ही एक समय पर उपस्थित हो, क्या ऐसी संभावना हो सकती है, क्या ऐसी संभावना हो सकती है। देखिए व्यक्ति एक समय पे या तो क्या होगा, सुखी होगा, व्यक्ति एक समय पे या तो सुखी होगा या उसी समय पे वो क्या होगा, दुखी होगा। तो यानी यहां पे क्या होगा, विकल्प की होगी। अगर वो सुखी है तो वो क्या होगा, दुखी नहीं होगा, और अगर वो दुखी है तो क्या वो सुखी नहीं होगा। तो यानी यहां पे क्या होगा, आपको एक विकल्प मिलेगा, विकल्प मिलेगा। तो यहां पे इन दोनों के बीच में आपको क्या शब्द आप प्रयोग करेंगे, इसके बीच में आप प्रयोग करेंगे सुख या, अथवा हम क्या बोलेंगे, सुख अथवा दुख, सुख अथवा दुख। तो देखिए इसके बीच में क्या शब्द आया, इसके बीच में शब्द आपको मिला या अथवा, या अथवा। तो इस प्रकार का जो समास हमारा हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, यह प्रकार जो हमारा होगा वो द्वंद्व समास का वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, वैकल्पिक द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है मित्रों, इसी के अंतर्गत हम लोग देख लेंगे क्या, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था लाभ और लाभ अथवा, सॉरी, लाभ अथवा हानि, लाभ अथवा हानि, है ना। तो लाभ या हानि, जैसे आप कोई सौदा बाजार में खरीदने गए तो सौदा खरीदेंगे तो आपको उसमें एक ही चीज होगी, और आप ये ना कहेंगे सर हमें लाभ हो रहा है तो सामने वाले को हानि होगी, नहीं, आपके संदर्भ में ही बात की जाएगी। बात किसके, आपके संदर्भ में होगी। तो जब आप सौदा खरीद रहे हो तो आपको उस सौदे पे क्या होगा, या तो लाभ ही होगा या फिर क्या होगा, आपको हानि ही होगी। तो यहां पे आपको क्या होगा, विकल्प की संभावना होगी। तो इस शब्द के बीच में क्या आ जाएगा, लाभ अथवा हानि, लाभ या हानि। तो इस प्रकार का ये द्वंद्व समास का कौन सा प्रकार हो जाएगा, आपका वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा, वैकल्पिक द्वंद्व। आइए हम लोग तीसरे पे महत्वपूर्ण पे चर्चा करते हैं, समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व हमारा क्या कहता है, देखिए ये कहता है समूह को दर्शाता है या संपूर्णता के भाव को प्रदर्शित करता है। जैसे देखिए, जैसे हमने आपको, आप बहुत दिनों बाद हमसे मिले, आप बहुत दिनों बाद हमसे मिले और आपने हमसे पूछा कि और सर कैसा है, कैसा है। तो हमने कहा भाई सब कुछ बढ़िया है। तो आपने कहा आइए सर चाय पानी हो जाए। आपने हमसे क्या कहा, आपने हमसे कहा आइए सर चाय पानी हो जाए। क्या हो जाए, चाय पानी हो जाए, है ना। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा संपूर्णता का भाव आपको कैसे मिलता है यहाँ पे। तो भाई देखिए यहां पे अगर हम समास की बात करें तो समास की बात अगर हम लोग करेंगे तो यहां पे समास में प्रयुक्त होने वाले दो पद कौन से हैं, एक पद है चाय और दूसरा पद क्या है भाई, दूसरा पद है पानी, है ना।
तो कायदे से अगर देखा जाए तो यहां पे तो यही बात होनी चाहिए कि चाय और पानी, चाय और पानी। आप हमसे मिले, आपने कहा और सर चाय और पानी हो जाए, हमने कहा हाँ भाई ठीक है चलिए चाय पानी हो जाए। आप हमें ले गए चाय की दुकान पे और आपने क्या किया भैया, 1 कप चाय ली और 1 गिलास पानी लिया, कह लीजिए सर चाय पानी, है ना। तो चाय पानी का मतलब क्या ये होता है कि आप 1 गिलास चाय दे दो और 1 कप पानी, मतलब 1 कप चाय और 1 गिलास पानी हमें दे दीजिए। ऐसा नहीं होता ना, ये नहीं होता। चाय पानी का मतलब होता है कि आइए हम लोग थोड़ा बैठ करके कहीं चर्चा करते हैं और चाय पानी पी करके थोड़ा बहुत नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, अब चाय पानी का मतलब क्या हुआ कि वो आपको चाय के लिए भी थोड़ा सा क्या कर रहा है, आवेदन कर रहा है या आपसे आग्रह कर रहा है पानी, और उसके साथ उससे संबंधित अन्य वस्तु, उससे संबंधित अन्य वस्तु। अब भाई आप किसी को चाय के लिए पानी के लिए बोल रहे हो तो भाई पहले पानी दोगे, थोड़ा सा मीठा दोगे, उसके बाद चाय आएगी, उसके साथ बिस्कुट आएगी, नमकीन आएगी। तो हम यहाँ सारे पद लिखते थोड़ी फिरेंगे। हमने चाय पानी के लिए उन्हें बोला तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनको हमने एक तरीके से समूह यानी इनविटेशन यानी क्या किया, नाश्ते के लिए आमंत्रित किया, नाश्ते के लिए आमंत्रित किया। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चाय और पानी के साथ उससे संबंधित अन्य वस्तु को भी ले रहा है। तो इस प्रकार का अगर द्वंद्व समास होगा तो वो कौन सा हो जाएगा, समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, समाहार द्वंद्व के अंतर्गत आ जाएगा। इसी के अंतर्गत हम लोग और भी एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। जैसे इसके अंतर्गत हमें एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल रोटी, है ना। इसी के अंतर्गत हमें एक एग्जाम्पल और मिलता है, हम लोग को मिलता है घास फूस, घास फूस, है ना, घास फूस। एक एग्जाम्पल हम लोगों का और आता है धक्का मुक्की, धक्का मुक्की, है ना। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल होंगे जहां पे क्या होगा कि इसके साथ वो अन्य पदों को भी लेंगे। तो हम लोग इसको कैसे देखते हैं, जब हम लोग इसका क्या करते हैं, व्यास करते हैं या जिसको तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं समासिक पदों को, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे चाय पानी आपका लिखा है तो हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे चाय पानी आदि। आदि में क्या होगा, आदि में क्या होगा कि इससे संबंधित जो पद है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे, इससे संबंधित जितने भी पद है वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें दाल रोटी तो क्या होगा, दाल रोटी आदि। घास फूस की बात करेंगे तो घास फूस आदि, है ना, धक्का मुक्की आदि। तो इस प्रकार का हमारा जो समास कहलाएगा, जो क्या करेगा, आदि के साथ यानी समूह को निरूपित करेगा या संपूर्णता के भाव को प्रदर्शित करेगा, वो हमारा द्वंद्व समास का कौन सा प्रकार हो जाएगा, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा प्रकार हो जाएगा मित्रों, समाहार द्वंद्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने द्वंद्व समास की आज चर्चा पूर्ण कर ली है, और अपने अगली क्लास में मित्रों हम लोग समास के एक अन्य प्रकार के साथ मिलेंगे और उस पर चर्चा प्रारंभ करेंगे और देखेंगे समास के अन्य प्रकारों को। तो यहाँ पे आज हम लोग अपनी क्लास को विराम देते हैं, और अंत में मेरा फिर आप सबसे निवेदन है कि आप लोगों का जो प्यार स्नेह हम लोगों को प्राप्त हो रहा है उसके लिए फिर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और आशा करता हूं कि ये प्यार और भी ज़्यादा वृद्धि इसमें होगी और आप लोग अपना स्नेह हमें इसी प्रकार प्रदान करते रहेंगे। तो इसी प्रकार आप लोग अपना स्नेह हमें प्रदान करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर करें, ठीक है, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को इससे साझा करें, और भी किसी समस्या के लिए आप क्या हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका कि लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा, आपको या मिल ही जाएगा। तो उसके माध्यम से आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके और जो ये प्रयास है ये अपनी सार्थकता को प्राप्त करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले चर्चा में हम लोग समाज के अन्य प्रकार के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग इस द्वंद्व समास के प्रकार पे अपना जो भी आज पढ़ाया गया है उसका अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो तब तक के लिए मित्रों आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी को
जय हिंद।